हाँ भाई, क्या हाल चाल सबके। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे समीसर विश्लेषण या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। लगाइए हेडिंग, नए पेज से शुरू करो। देखिए, समीसर विश्लेषण या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब देखो, समीसर विश्लेषण पढ़ने से पहले हम बात करेंगे किसकी, समीसर संख्या की, कॉम्प्लेक्स नंबर की। भाई जब थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज, बाकी तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप उधर 11th-12th में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, समीसर संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे समीसर संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, बताइए। और एक परिभाषा मैंने बताई थी थोड़े दिन पहले कि दुनिया की सारी संख्याएं किस में आती हैं, समीसर संख्या में आती हैं। भाई कोई भी संख्या हो, या तो जिसके आयोटा खुद से दिखता हो, या उसके हम आयोटा खुद से 5 लिखा हुआ हो, तो 5 प्लस आयोटा इंटू क्या लिख सकते हैं, 0। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर अपन कह तो देते हैं कि a प्लस आयोटा b होगा, या हम कह देते हैं कि क्या होगा, x प्लस कितना होगा, आयोटा y होगा, लेकिन ये आधी अधूरी बात कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आप कहते हो x प्लस आयोटा y, तो यहाँ दो संख्याएं होती हैं, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए आपके पास, रियल या क्या होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी कहेंगे कि एक ऐसी संख्या जो किस फॉर्म में लिखी गई हो, x प्लस आयोटा y में, लेकिन उसमें जो भी दो संख्या यहाँ लिखी गई है, x वाला पार्ट और कौन सा, y वाला पार्ट, वो कौन सी संख्या होनी चाहिए आपके पास, रियल नंबर या क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। दूसरा तरीका ये भी होता है इनको लिखने का कि कोई भी संख्या लिखी हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें आपको दिख रहे होंगे दो पार्ट हैं, एक वास्तविक संख्या यहाँ होगी आपके पास और एक वास्तविक संख्या आपके पास यहाँ होगी। क्या इनको इंटरचेंज कर सकते हैं क्या आपस में, अरे आपस में बदल सकते हैं क्या, इनको नहीं बदल सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वास्तविक संख्या बनी आपके पास, एक तो वास्तविक संख्या x है और एक कौन सी है, y है, इनसे मिलके कौन सी संख्या बन रही है, समीसर संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम नॉर्मली किससे लिखते हैं, c से। तो c को कहते हैं कि r क्रॉस r। r क्रॉस r का मतलब ये तो सबने देखा होगा, जब हम कहते हैं a क्रॉस b, इसका मतलब ये होता है कि पहला एलिमेंट a आएगा जो किस में से आता है, a में से, और मान लो दूसरा एलिमेंट कोई कितना आएगा, b, वो किस में से आता है, b में से। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में पहला एलिमेंट भी किससे आएगा, r से, और दूसरा एलिमेंट भी किससे आएगा, r से। इसलिए हम कह सकते हैं कि समीसर संख्या जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो r क्रॉस r, इसे क्या कहते हैं, r क्रॉस r को क्या पढ़ते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते हैं, इसे कार्तीय गुणन। तो वास्तविक संख्याओं का कार्तीय गुणन है, या ऐसा भी कह सकते हैं इनका क्या क्रम चेंज कर सकते हैं क्या, अरे कार्तीय गुणन में ऑर्डर चेंज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अगर ये इनका ऑर्डर चेंज कर दिया तो फिर तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो b किस में से आने लग जाएगा, a में से, तो ऐसा तो है ही नहीं आपके पास। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन होती है वो कहती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर c इक्वल टू क्या होगा, r क्रॉस r। ये जो कर्म गुणन है या कर्मित गुणन है आपके पास, या जिसे कार्तीय गुणन भी कहते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं का क्या है ये, अरे वास्तविक संख्याओं का क्या है, कार्तीय गुणन। या ऐसा कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या, एक एलिमेंट यहाँ से आएगा, एक एलिमेंट यहाँ से आएगा, ऑर्डर चेंज कर नहीं सकते, तो इसे क्या कहते हैं, कर्मित युग्म कहते हैं। अरे क्या कहते हैं इसे, कर्मित युग्म। जैसे ये लिखा हुआ है a कोमा b, ये क्या है आपके पास, कर्मित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर है, इसका ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ना चाहें तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, वास्तविक संख्या रियल नंबर का क्या होता है, कर्मित युग्म, या क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। ये तो बात ठीक है।
अब मुझे ये बताओ, जब संख्या पहले से थी अपने पास तो समीसर संख्याओं की ज़रूरत कहाँ पड़ गई, बताइए। भाई संख्या तो थी अपने पास, ऐसी कहाँ समस्या आ गई थी कि इनकी ज़रूरत पड़ गई। भाई रियल नंबर तो थे ही अपने पास, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि अपन को समीसर संख्या आयोटा वाला इनका प्रयोग करना पड़ा। हाँ, जैसे कुछ इक्वेशन या समीकरण थे पहले, जैसे एक तो ये समीकरण था आपके पास, जैसे एक्स स्क्वायर, या हम कह सकते हैं -1 इक्वल टू 0। अब समीकरण जो भी होता है उसको क्या करते हैं, हल या सोल्व करेंगे। अब समीकरण को जब सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दो फैक्टर हो रहे हैं, x+1 और कितना हो रहा है x-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आई -1 और कितनी आ गई +1। तो यहाँ ज़रूरत हुई क्या, नहीं हुई। अब जब ये समीकरण इस तरीके का इक्वेशन आई आपके पास x² + 1 इक्वल टू 0। अब समीकरण दो घात का है आपके पास, तो वैल्यू कितनी आएंगी, 2। अब दो वैल्यू आएंगी तो अब क्या करें, अब ये हो गया x² इक्वल टू कितना -1, और अब हो गया x² इक्वल टू कितना हो गया √-1। इसी तरीके से हुआ आपके पास। अब इसका सॉल्यूशन क्या लिखें, तो ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए अब किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आयोटा वाली वैल्यू की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो वास्तविक संख्या की ज़रूरत कब पड़ी, सबसे पहले जब कुछ समीकरण या इक्वेशन ऐसे थे जिनका सॉल्यूशन या हल किन की सहायता से नहीं कर पाए। ये कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। कुछ समीकरण या इक्वेशन जिनका हल या सॉल्यूशन किन से नहीं मिला, वास्तविक संख्या, रियल नंबर से नहीं मिला। तब फिर किसकी ज़रूरत पड़ी, अरे किसकी ज़रूरत पड़ी, समीसर संख्या या आयोटा वाली या काल्पनिक वाली बात हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब लिखो इसके अंदर, पहले डेफिनेशन लिखो। सबसे पहले समीसर संख्या पढ़ ली, पता तो होना चाहिए अपन को, तो लिखिएगा समीसर संख्याओं का समुच्चय, समीसर संख्याओं का समुच्चय, समीसर संख्याओं का समुच्चय C = R×R। समीसर संख्याओं का समुच्चय C = R×R, R×R। वास्तविक संख्याओं, समीसर संख्याओं का समुच्चय C = R×R, वास्तविक संख्याओं, वास्तविक संख्याओं का क्रम युग्मों, वास्तविक संख्याओं का क्रम युग्मों, वास्तविक संख्याओं का क्रम युग्मों का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का क्रम युग्मों का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का क्रम युग्मों का समुच्चय है। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर C = R×R, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर C = R×R is an ordered pair of, is an ordered pair of real numbers, is an ordered pair of real numbers। ठीक है, क्लियर यहाँ तक बात कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। आधा अधूरा नहीं कहना कभी भी कि कॉम्प्लेक्स नंबर x + i/y होता है, नहीं होता। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो x + i/y फॉर्म या रूप का होता है, और उसमें जो दोनों संख्याएं होती है x और y, वो किस में बिलोंग करेंगी, R में। तब जाके इतनी बात आप कहोगे, तब पूरी किसकी बात होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात होगी। ज़रूरत क्यों पड़ी कि कुछ समीकरण या कुछ इक्वेशन ऐसे थे जिनके हल क्या प्राप्त नहीं हो रहे थे, वास्तविक संख्या, रियल नंबर प्राप्त नहीं हो रहे थे। तब हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। यहाँ तक क्लियर बेसिक बातें। अब देखो, अब हम देखेंगे समीसर संख्याओं में संक्रियाएं। क्या देखेंगे, समीसर संख्याओं में संक्रियाएं या ऑपरेशन की बात करेंगे। समीसर संख्याओं में किसकी बात करेंगे, संक्रियाएं या ऑपरेशन। अब संक्रिया या ऑपरेशन बेसिक क्या होते हैं, चार ऑपरेशन होते हैं मैथ्स में बेसिक, प्लस माइनस गुणा भाग, यही चार बेसिक ऑपरेशन होते हैं। तो देखो, इससे पहले हम बात कर लेते हैं एक और, कि मान लो हमारे पास, यहाँ लिख भी लेना जिससे और सुविधा रहे पढ़ने में, कि हमने माना या कंसीडर कि हमारे पास एक समीसर संख्या तो कितनी है, Z1 मैंने मान लो A प्लस कितनी हो गई बेटा, आयोटा भी, और एक अपने पास कोई Z2 मान ली, और Z2 कितनी मान ली मैंने, C + आयोटा D। ये दो समीसर संख्या हमने ले ली। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, समानता या इक्वलिटी की बात करते हैं। पहले बोर्ड पे देखो बेटा, समानता या किसकी बात करते हैं, इक्वलिटी की। जब भी हम इक्वलिटी की बात करेंगे
कि सर दो समिश्र संख्या, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर या इक्वल कब होंगे। तो बराबर या इक्वल होंगे तब हम यही कहेंगे कि सर Z1 इक्वल टू क्या होगा, Z2। अब Z1 इक्वल टू Z2 कब होगा, जब देखो बिना आयोटा वाला भाग किसके बराबर होना चाहिए, बिना आयोटा के, और आयोटा के साथ वाला पार्ट, आयोटा नहीं, आयोटा के साथ वाला पार्ट किसके बराबर होना चाहिए, दूसरी संख्या के आयोटा के साथ वाले पार्ट के। तो अगर A इक्वल टू कितना नज़र आता हो, C, और अगर आपको B इक्वल टू कितना नज़र आता हो, D, तब आप कह सकते हो कि जो दोनों समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होंगे, बराबर या क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं योग की या एडिशन की। अगर बात करें कि दो समिश्र संख्याओं का एडिशन या योग कैसे करेंगे, अगर हम बात किसकी करें, योग या एडिशन की, तो योग या एडिशन में हम ऐसा ही करते हैं कि कोई Z बन जाएगा किसके टोटल से बेटा, Z1 प्लस किसके टोटल से, Z2 के। अब प्लस कैसे करेंगे, देखो हमेशा ध्यान रखना, चाहे प्लस करना हो चाहे क्या करना हो, माइनस करना हो, बिना आयोटा वाला भाग बिना आयोटा से और आयोटा के साथ वाला भाग आयोटा से। तो अगर प्लस करें चाहे क्या करें, माइनस, क्या होगा बेटा इसमें, A प्लस C। अगर माइनस होता तो क्या कर लेते, A माइनस C, और आयोटा बाहर लगा लेंगे, और आयोटा के साथ वाला पार्ट कितना है, B प्लस कितना होगा आपके पास, D। अगर माइनस करना हो तो माइनस अगर यहाँ इसी में कर लेता हूँ तो माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ भी क्या होगा, माइनस, बीच में मत कर देना गलती से, भाई संख्या से संख्या ही माइनस होगी, यहाँ बीच में तो जैसा भी निशान होगा अगले का उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, गुणा या मल्टीप्लिकेशन की, किसकी बात करें, गुणा या मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। अब गुणा या मल्टीप्लिकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा बताओ, हम मान लो कोई आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा कोई Z, और क्या करेंगे Z1 इंटू कितना करेंगे, Z2। तो Z1 कितना लेके चले थे, A प्लस कितना आयोटा B, Z2 कितना बेटा, C प्लस कितना हुआ आयोटा D। अब देखो नॉर्मल जैसे गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करना है, एक को लेके चलेंगे सबसे गुणा करेंगे, फिर दूसरे को लेके चलेंगे बाकी सबसे क्या करेंगे, गुणा या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा बताइएगा, A इंटू सी प्लस आयोटा, A इंटू कितना हुआ D प्लस आयोटा B इंटू कितना C, आयोटा स्क्वायर हो गया तो कितना माइनस, और ये हो गया B इंटू कितना हुआ D। अब देखो कॉम्प्लेक्स में जब भी कोई सवाल करेंगे तो दो ही चीज़ें सोल्व होती हैं कॉम्प्लेक्स में, भाई जब भी कोई सवाल सोल्व करने आंसर तक पहुंचेंगे तो दो ही बातें सोल्व करते हैं उसमें। एक तो काम ये करते हैं कि सर जितने बिना आयोटा वाले हैं उनको एक जगह कर लो, और एक आयोटा वाले जितने हैं उनको क्या कर लो, एक जगह, पहली चीज़। और अगर किसी सवाल में मान लो नीचे आयोटा है, नीचे का मतलब 1/, में बटे में अगर आयोटा है तो उस आयोटा को कहाँ लेके चले जाओ, ऊपर, ऊपर आयोटा आ जाएगा तब आपका क्या आ जाएगा, आंसर। बस इसके अलावा कुछ सोल्व नहीं होगा कॉम्प्लेक्स में। अब इसको सोल्व करना चाहें तो कितना बनेगा बताओ, AC माइनस कितना होगा BD, और प्लस आयोटा AD प्लस कितना होगा आपके पास BC। अब कई जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप चाहो अगर आपके याद हो जाता है तो डायरेक्ट याद कर सकते हो, नहीं याद होता है तो वहाँ गुणा भी कर सकते, इतना कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस कितना BC। अगर याद रहता है तो ठीक है, और नहीं रहता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कोई स्पेशल नहीं होगा, वही नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना आपको, और जब मल्टीप्लाई हो जाए तो बिना आयोटा वाले एक जगह और आयोटा के साथ वाले एक जगह। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर भाग, तो भाग में तो नॉर्मल होगा भी, नीचे जो पार्ट होगा उसका आयोटा आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, अभी बात करेंगे उसमें भी। इससे पहले हम एक बात कर लेते हैं, तत्समक अवयव की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे, तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट की। यहाँ भी क्या होगा, तत्समक अवयव या किसकी बात होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट की। अब यहाँ तो नॉर्मल मैथ से अलजेब्रा नहीं है, यहाँ तो प्लस का मतलब नॉर्मल प्लस होगा और एक निशान किसका होगा, गुणा का। तो तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट जिसको किसी के साथ ऑपरेट कराएं या लगाएं या संक्रिया करवाएं तो वापस से क्या मिल जाए, वही मिल जाए आपको। अब देखो दो ऑपरेशन यहाँ काम आएंगे, एलजेब्रा में तो नए नए ऑपरेशन थे, कभी स्टार लगा हुआ होगा कभी कुछ लगा हुआ होगा, लेकिन यहाँ दो ही ऑपरेशन होंगे, या तो योग होगा या क्या होगा आपके पास, गुणा या मल्टीप्लिकेशन होगा। योग के अंदर ही क्या आ जाता है, माइनस। अरे माइनस कोई नई बात नहीं है भाई, कहीं माइनस लगाओ तो उसको ऐसे लिख दो प्लस माइनस, तो वही किस में आ जाएगा, योग में आ जाएगा। अब देखो योग का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा, 0,
लेकिन यहाँ जब हम बात करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, 0 प्लस आयोटा इंटू 0। वैल्यू तो वही होनी है, कितनी होनी है आपके पास, 0। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो कितना होगा, आइडेंटिटी कितना होगा, 1। भाई आइडेंटिटी का मतलब यही तो किसी से ऑपरेट कराएं और वापस से वही मिल जाए। अब गुणा में किसी के साथ 1 कराएंगे तो वापस से वही मिलेगा। तो कितना आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, 1 प्लस आयोटा इंटू 0। तो वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब देखो ये तो बात हो गई योग की, और ये किसकी बात हो गई, गुणा की। अब कई जगह क्या होगा, आपको बुक में जब सवाल देखेंगे तो ऐसा नहीं लिखेगा कि Z1 इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी होगा, ऐसा नहीं लिखेगा वो ये लिखेगा कि माना कि यहाँ एक शब्द लिख देगा, इसमें भी लिख सकते हैं हम कि क्या है आपके पास, समीसर संख्या या क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब ये शब्द लिख देगा माना कि यह कंसीडर समीसर संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगले की इच्छा है कि इस तरीके से भी लिख सकता है Z1 इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, और Z2 इक्वल टू क्या लिख सकता है, सी प्लस आयोटा डी। या फिर वो ऐसा भी लिख सकता है Z1 इक्वल टू इतना भी लिख सकता है ए कॉमा बी, और Z2 इक्वल टू कितना लिख सकता है, C कॉमा डी। तो ये भी किसको बताएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को ही बताएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है पहले क्या, समीसर संख्या। और समीसर संख्या की परिभाषा में हम सीख के आए कि किसका कर्मित युग्म होता है, वास्तविक संख्याओं का। तो इस तरीके से अब बोले सर आयोटा नहीं है, तो आयोटा का काम ये जो शब्द लिखा हुआ है ये कर जाएगा आपके पास पहले। तो कई जगह आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, और कई जगह आपको ऐसे भी लिख देगा कि कोई समीसर संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू कितना है, ए कॉमा बी, और कोई कह देगा C कॉमा डी। तो मतलब वही है C प्लस कितना, आयोटा डी। करो देखिए इतनी बातें नोट।
लिख लिया भाई सबने? अब देखो थोड़े और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात किसकी आती है आपके पास? प्रतिलोम की बात आती है। किसकी बात आती है? प्रतिलोम या इनवर्स की। प्रतिलोम या किसकी बात करेंगे हम? इनवर्स की। अब देखो इनवर्स सीधी सी बात है, जब प्लस होगा तो प्लस का तो इनवर्स कितना हो जाएगा? माइनस। सीधा सा कंसेप्ट है कि भाई 2 लिखा हुआ तो -2 हो जाएगा, आयोटा में लिखा हुआ तो वो जो संख्या लिखी हुई है उसके पूरे के आगे क्या लग जाएगा? माइनस। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। लेकिन अब बात हम मेन किसकी करेंगे यहाँ? गुणात्मक प्रतिलोम की बात करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसकी बात करेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा? देखो कोई भी हमारे पास समीसर संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कोई भी आपके पास समीसर संख्या क्या होगी? कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो z इक्वल टू कितना है आपके पास? a प्लस आयोटा b। अब हम बेसिक जानते हैं कि किसी भी संख्या का प्रतिलोम लेते हैं गुणात्मक तो क्या लिखते हैं बताओ उसको? जैसे 2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 1/2 भाई, 1/, में तो लिखते हैं। अब इस संख्या का अगर हम प्रतिलोम देखें, इसका हम क्या देख रहे हैं? प्रतिलोम या इनवर्स की अगर हम बात करें तो कितना होगा इसका? इसका प्रतिलोम कितना होगा? 1/a प्लस आयोटा b। लिख दिया। लेकिन कभी भी मैंने कहा कॉम्प्लेक्स में तभी सोल्व हुआ हुआ माना जाता है, एक तो आयोटा ऊपर होना चाहिए और बिना आयोटा वाले एक जगह और आयोटा वाले क्या होने चाहिए? एक जगह। अब यहाँ आयोटा कहाँ आ गया बेटा? नीचे। जब ऐसी स्थिति आती है तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? a माइनस आयोटा b। और ये कितना हो गया? a प्लस आयोटा b। और यहाँ कितना हुआ आपके पास? a माइनस कितना? आयोटा b। यही बना आपके पास। अब इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि सर a माइनस आयोटा b, और यहाँ देखें तो कितना होगा? a स्क्वायर माइनस होगा लेकिन आयोटा स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस कितना? प्लस। तो a स्क्वायर प्लस कितना हुआ? b स्क्वायर। अब देखो इसको कुछ ऐसे लिख दें, a अपॉन a स्क्वायर प्लस कितना? b स्क्वायर, और प्लस कितना? आयोटा, और माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस कितना हुआ? b स्क्वायर। तो जब भी आपको कहे कि गुणात्मक प्रतिलोम या z इक्वल टू a प्लस आयोटा b का गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो ये नहीं कहना न कहीं ये आपको मिलेगा। इसी के इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस सिर्फ और सिर्फ आयोटा की वैल्यू है, जो साइन होगा चाहे प्लस का हो चाहे किसका हो, माइनस का, वो अपना ही होगा। यहाँ सिर्फ किसको छोड़ना है? आयोटा को। आयोटा के अलावा प्लस का होता तो प्लस लिख देते, माइनस है तो क्या लिख दिया हमने? माइनस। तो ये हो गया माइनस बी अपॉन कितना हुआ? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके अलावा देखो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आता है आपके पास, हमारे पास जैसे कोई भी समीसर संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमारे पास कोई भी समीसर संख्या क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब समीसर संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू कितना आपके पास? a प्लस कोई भी क्या होगा? आयोटा भी। अब इसमें 2 पार्ट नज़र आ रहे हैं आपको, एक तो बिना आयोटा का भाग है और एक किसके साथ का भाग है? आयोटा के साथ का भाग है। तो जो ये वाला भाग होता है इसे क्या कहते हैं? वास्तविक भाग, या क्या कहते हैं बेटा? रियल पार्ट। वास्तविक भाग या क्या कहते हैं इसे? रियल पार्ट। लिखा कैसे जाता है? रियल पार्ट। ये a है वो किसका टुकड़ा है? z का। तो रियल पार्ट ऑफ क्या हो गया आपके पास? z हो गया। इसे क्या लिखेंगे? रियल पार्ट ऑफ z। इसके बाद काल्पनिक भाग की बात होगी, तो काल्पनिक कौन सा होगा? हाँ, यही समस्या अपने पास। आयोटा के अलावा जो होगा, आयोटा तो किसके कारण लगा है? समीसर या कॉम्प्लेक्स के कारण लग गया। आयोटा के अलावा जो बचेगा, आयोटा नहीं, आयोटा के अलावा, इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक भाग, या क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट। प्लस का होगा तो प्लस का ले लेंगे, माइनस का होगा तो क्या ले लेंगे? माइनस का। अब ये किसका भाग है भाई? जेड का। तो इसे लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका? जेड का। करो देखिए नोट।
यहाँ तक लिखा बेटा सबने? तो देखो अपने ग्रेजुएशन पोर्शन में वैसे तो जो सिलेबस का पार्ट है वो है समीसर फलन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, लेकिन कॉम्प्लेक्स फंक्शन से पहले समीसर संख्या तो आनी चाहिए। तो ये सारी बातें काम आएंगी आगे, हर एक सवाल में डेरिवेशन में जो भी नोट होगा आपके पास, जो भी पॉइंट लिखेंगे अपन, उनमें जगह जगह ये सारी बातें काम आएंगी, ठीक है। अब देखो और भी बहुत सारी बेसिक बातें, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है समीसर संख्या का मापांक। इसके बाद किसकी बात आती है? समीसर संख्या का मापांक, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समीसर संख्या का मापांक। मापांक कह दीजिए, चाहे इसे निरपेक्ष मान भी कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। निरपेक्ष मान या इसे हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। समीसर संख्या का मापांक या निरपेक्ष मान या मॉडुलस वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ध्यान दीजिए बोर्ड पे, जैसे कि हमारे पास कोई भी समीसर संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर है, समीसर संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास है, z इक्वल टू कितना है? a प्लस आयोटा b। अब आपसे कहे कि सर इसका क्या निकालना, आपको मापांक या मॉडुलस देखना है, तो मापांक या मॉडुलस कुछ ऐसे लिखा जाएगा, मॉड ऑफ z। जब भी समीसर संख्या का मापांक निकालते हैं तो यहाँ जो भी संख्या लिखी रहती है उसका स्क्वायर करते हैं, आयोटा के अलावा, चाहे वो प्लस की हो चाहे किसकी हो, माइनस की, वो पूरा पार्ट क्या होता है? b, और उस b का क्या करते हैं? स्क्वायर, और उस पर क्या लगाते हैं? अंडर रूट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b होगा तो उसका मापांक होगा मॉड ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसे कोई भी नॉर्मल एग्जांपल हम लेके चलें कि ये आपके पास z इक्वल टू, ये लिखा हुआ है आपके पास 3 प्लस कितना लिखा हुआ आपके पास? 4 आयोटा। अब आपसे पूछे मॉड ऑफ z इक्वल टू कितना होगा, तो 3 स्क्वायर प्लस कितना होगा? 4 स्क्वायर। अगर ये -4 होता तो भी 16 ही आता प्लस का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितने हो गए? 25। तो मॉड ऑफ z इक्वल टू कितना हो गया? 5। तो कॉम्प्लेक्स जब आयोटा में लिखा होगा तो मापांक या मॉडुलस ऐसे देखेंगे, और नॉर्मल जब बिना आयोटा की संख्या होती है कि सर z इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो नॉर्मल मोड की वैल्यू कितनी होगी? 3 ही होगी। सोल्व कर लो चाहे, क्या दिक्कत है? इसको ऐसे लिख लो, आयोटा इंटू कितना? 0। तो मॉड ऑफ z इक्वल टू कितना हो गया? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस कितना? 0 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा? 3। वैसे हम जानते हैं कि मान लो z इक्वल टू कहीं लिखा हुआ है -3, तो मापांक लेते ही कितना हो जाता है? +3। चाहे ऐसे समझ लो, आयोटा इंटू कितना हुआ? 0। तो ये हो गया अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस कितना होगा? 0 का स्क्वायर। तो रिजल्ट कितना आएगा? 3। तो जब बिना आयोटा की संख्या होगी तो प्लस की है तो प्लस की रह जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। लेकिन जब भी आयोटा के साथ तो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कुछ मापांक या मॉडुलस हम कुछ इस तरीके से लेके चलेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसके बाद देखो एक शब्द और आता है अपने पास, उसे कहते हैं समीसर संख्या का, समीसर संख्या का संयुग्मी, समीसर संख्या का संयुग्मी या कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समीसर संख्या का संयुग्मी या उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होगा देखो, कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो समीसर संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू, हमने क्या लिया? a प्लस कितना ले लिया? आयोटा b लिया। a प्लस कितना लिया हमने? आयोटा b। अब हमें इसका क्या देखना है बेटा? संयुग्मी या कॉन्जुगेट देखना है। तो सीधा सा कंसेप्ट लिखा जाता है z बार से। लिखा किससे जाता है? z बार से। आपको इतना ही काम करना है कि आयोटा के साथ जो संख्या लिखी हुई है उसका साइन चेंज करना है। अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब हमने सीखा मॉडुलस या मापांक सीखा, और हमने क्या सीखा? कॉन्जुगेट सीखा, ठीक है। अब आपसे एक काम करने को कहता हूँ मैं कि सर z इंटू जेड बार करके बताओ कितना आएगा? z इंटू जेड बार करेंगे, देखो कितना होगा? z कितना होगा? a प्लस आयोटा b, और z बार कितना हो गया बेटा? a प्लस कितना हो गया? a माइनस, है ना? z बार कितना हुआ? a माइनस। तो ये हो गया a माइनस कितना हुआ? आयोटा b। अब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखो, मॉड ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस क्या है? b स्क्वायर। तो अगर इस z इंटू जेड बार को मैं ऐसा लिख दूँ तो ठीक है क्या? मॉड ऑफ z स्क्वायर ऐसा लिख दें तो ठीक है। तो एक नई रिलेशन प्राप्त हो जाती है कि मॉड ऑफ z स्क्वायर किसके बराबर होगा? z इंटू जेड बार के। अब कई जगह आप देखोगे तो ये ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, यहाँ लिख रहा हूँ मैं,
कई जगह आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से लिखा मिलेगा आपको कि मोड ऑफ, या इस तरीके से लिख दो इसको, ये लिखा हुआ मिलेगा आपको z अपॉन कितना होगा, मोड ऑफ z स्क्वायर, और इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन जेड बार। कई जगह ऐसा लिखा हुआ मिलता है। अब हम देखेंगे कि पता नहीं क्या आ गया है, ये वास्तव में क्या है, ये यही तो फॉर्मूला है, z इंटू जेड बार इक्वल टू कितना होगा, मोड ऑफ z स्क्वायर। तो करो देखिए सारी बातें। चले आगे भाई, लिख लिया तो। अब देखो इतनी बातें हमने सीखी कि z क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे प्लस करेंगे, कैसे माइनस, गुणा, प्रतिलोम, इन्वर्स, आइडेंटिटी देखा, मॉडुलस या मापांक देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, संयुग्म या कॉम्प्लेक्स। अब कुछ बातें इन्हीं से रिलेटेड देखो, कुछ फॉर्मूले के रूप में हम करेंगे जिनकी जगह जगह ज़रूरत आपको होगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण सूत्र या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के, ऐसे हेडिंग लगा लो। महत्वपूर्ण सूत्र या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, बेसिक सी बातें, लेकिन एक बार लिख लेंगे तो क्लियर रहेंगी सारी। अब बोर्ड पे देखो, सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं, एक लिया z और एक मैंने क्या लिया, z बार। बताओ कितना आंसर आएगा, z प्लस z बार, कितना रिजल्ट आएगा, अब देखो कोई कहेगा 2a आएगा, कोई कहेगा सर कितना आएगा, 2x आएगा, कोई कहेगा 2m आएगा। तो ये लड़ाई हो रही है ना आपस में, है ना। हाँ, अब जब भी कई जगह कैलकुलेशन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कई जगह z प्लस जेड बार लिखा हुआ आएगा। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हम देखते हैं कि ये तो होता है सर z इक्वल टू नॉर्मली हम क्या लेते हैं, a प्लस आयोटा भी, और z बार हमने कंसिडर किया बेटा a माइनस कितना, आयोटा भी। अब जैसे ही दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है, 2a। अब किसी का 2a आ रहा है, किसी का 2x आ रहा है, लेकिन वास्तव में a का नाम क्या था,
अरे रियल पार्ट ऑफ क्या था, z। अब किसी ने a लेके सोल्व किया है तो भी रियल पार्ट z ही कहेगा, कोई x लेके सोल्व किया तो भी क्या कहेगा, रियल पार्ट ऑफ z। तो कितना हो जाएगा, 2 रियल पार्ट ऑफ कितना होगा, z। अब कई जगह कैलकुलेशन में आएगा, कई जगह z प्लस जेड बार लिखा रहेगा, आगे 2 रियल पार्ट z बन रहा होगा तो कैंसिल करने में सुविधा रहेगी। कई जगह रियल पार्ट z लिखा रहेगा तो उसको इस तरीके से कन्वर्ट करके हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। z प्लस क्या लिख सकते हैं, z बार। इसके बाद देखो सेकंड पे बात करें, अगर मैं z माइनस जेड बार करूं तो बताओ कितना आएगा, कितना आएगा भी। अब देखो रियल पार्ट की जब माइनस की बात करेंगे तो ये a से तो a हो गया कैंसिल आपके पास। अब कितना बचेगा, आयोटा भी, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो कितना बचा, 2 आयोटा b बचा आपके पास, ऐसा ही बचा। अब 2 आयोटा b, अब मैंने अभी पीछे बड़े ध्यान से बात कही थी कि जो आयोटा के साथ होगा उसे ही क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, न कि आयोटा को भी इमेजिनरी पार्ट में शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ ऐसा आंसर नहीं लिखना है, गलती ये कर देते हैं कि इसको क्या लिख देते हैं, 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, लेकिन आयोटा भी साथ में आएगा। इमेजिनरी पार्ट किसको कहा था, आयोटा के साथ वाले को, न कि किसको, आयोटा को। तो इसका रिजल्ट आएगा 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कितना, z। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर z पे क्या लगा हुआ है, संयुग्म या कंजुकेट या बार लगा हुआ है, और अगर उसका फिर से बार लगा दिया तो वापस से क्या मिलेगा, z। जैसे मान लो प्लस था तो एक बार में क्या हुआ, माइनस, फिर वापस से बार हुई तो क्या हो गया, प्लस हो गया। इसके बाद कई अगर ऐसा लिखा हुआ है कि सर एक z1 लिखा हुआ है और एक z2 लिखा हुआ, और चाहे प्लस हो चाहे क्या हो, माइनस हो, अगर इस पूरे के ऊपर बार लगी हुई है, अगर z1 प्लस माइनस कैसा भी हो और z2 अगर कंप्लीट पे बार लगी हुई है, तो इसको आप अलग अलग सोल्व कर सकते हैं कि सर z1 की बार तो अलग कर लो और जो भी प्लस या माइनस करना वो बीच में लगा लो, और z2 की बार आप अलग से लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्लस माइनस हो गया, गुणा की बात आती है कि अगर z1 इंटू z2 गुणा या मल्टीप्लाई में है और दोनों पे क्या लगा हुआ हो, एक साथ बार लगा हुआ हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सर z1 को अलग बार कर लें और z2 की बार अलग कर लें, और उसके बाद भी क्या कर सकते हैं, गुणा या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर डिवाइड में कुछ ऐसा हो कि सर z1 अपॉन z2 हो और पूरे ब्रैकेट पे बार लगा हुआ, तो आप अलग अलग सोल्व कर सकते हैं। z1 का बार अलग सोल्व कर लें और z2 का बार क्या कर सकते हैं, अलग सोल्व। अब नीचे है तो ये तो बेसिक सी कंडीशन है, नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अगर मान लो हमारे पास अभी अभी पढ़ के आए थे z इंटू कितना, z बार, क्या रिजल्ट आया था बेटा, मॉड ऑफ z स्क्वायर, लेकिन वास्तव में देखा गया तो यही तो रिजल्ट आया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वापस से ए बी की लड़ाई शुरू हो गई, तो ए को क्या कहते हैं, रियल पार्ट, तो इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, और प्लस कितना हो गया बेटा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। इसके बाद देखो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक तो लिखा हुआ आपके पास मोड z, एक लिखता हूं मैं आपके पास माइनस z का मोड, और एक मैं लिखता हूं आपके पास z बार का मोड। बताओ तीनों की वैल्यू क्या आएगी। पहले तो ये नोट कर लो यहाँ तक, फिर इस पे बात करेंगे आगे। एसी बंद नहीं करूँगा बेटा, कभी नहीं करूँगा, तो सर्दी आएगी तो भी नहीं करूँगा।
लिखा भी सबने? तो ये बेसिक सी बातें थी। अब देखो इस पे बात करते हैं। एक तो है z का मोड, एक है मोड किसका, माइनस z का, और एक मोड किसका है, z बार का। बताओ वैल्यू क्या होंगी, बराबर ही होगी। भाई z में क्या होगा, a प्लस आयोटा बी, मोड लगते ही ए स्क्वायर प्लस कितना होगा, बी स्क्वायर। माइनस जेड में दोनों वैल्यू किसकी होंगी, माइनस की। ऐसा ही तो होगा, माइनस ए माइनस आयोटा बी, लेकिन जैसे ही मोड लगेगा स्क्वायर होगा तो सेम रिजल्ट आएगा। और जेड बार में क्या होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर प्लस कितना होगा, बी स्क्वायर होगा। तो तीनों की वैल्यू क्या होती हैं, बराबर। तो कहीं भी कैलकुलेशन में आए, जेड हो चाहे मोड जेड माइनस का हो चाहे मोड किसका हो, जेड बार का, तो तीनों के रिजल्ट क्या होंगे, बराबर। इसके बाद देखो, लिख लिया क्या सबने, लिखो देखें फिर आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि सर मोड ऑफ z1 इंटू क्या लिखा हुआ है, z2, अगर पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस बात का मतलब यही तो है कि z1 इंटू z2 क्या होंगे, मल्टीप्लाई या गुणा होंगे। गुणा होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका क्या लेंगे, मोड लेंगे। और अगर अलग अलग मोड ले लें, z1 का मोड अलग और z2 का मोड क्या ले लूँ, अलग, तो क्या वैल्यू बराबर रहेगी क्या। अगर z1 z2 पहले गुणा करके मोड लूँ और z1 का मोड अलग से ले लूँ, z2 का मोड अलग से ले लूँ, तो क्या वैल्यू बराबर रहेगी क्या। तो वैल्यू रहेगी बराबर, है ना। बिना देखे कुछ कह रहे हैं हाँ, किसी को पता है, किसी को ना कह दो हाँ कह रहे हैं, तो है ना, दो ही तो बात कहनी है। तो ये हमेशा बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ये काम आएगा। अगर मोड लिया है z1 z2 मल्टीप्लिकेशन में है और अगर आपने मोड अलग अलग किया है तो रिजल्ट सेम रहेगा और साइन किसका बना रहेगा, इक्वल टू का। ऐसा ही अगर आपके पास ये लिखा हुआ है कि z1 अपॉन कितना लिखा हुआ है, z2, तो आपने मोड अलग अलग कर लिया, z1 और z2 का मोड अलग कर लिया, तो भी रिजल्ट क्या रहेगा, सेम। ठीक है, नॉट इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। इसके बाद अगर मैं लिखूं ऐसा कि सर मोड ऑफ z1 प्लस कितना लिखा हुआ है, z2, पहले प्लस किया और उसके बाद में क्या किया है, मोड किया है। और अगर मैं इनका मोड अलग अलग कर लूँ कि सर z1 का मोड तो मैं अलग कर लूँ और z2 का मोड में क्या कर लूँ, अलग कर लूँ, और उसके बाद में क्या करूँगा, प्लस, तो निशान किसका आएगा, निशान आएगा लेस देन इक्वल टू का। बहुत जगह ये प्रॉपर्टी काम आएगी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर ऐसा लिखा हुआ हो सर z1 प्लस z2 और मैंने ऐसा कर लिया कि z1 माइनस कितना कर लिया मैंने, z2, यहाँ तो ये दो संख्या प्लस होके मोड हो रही है, यहाँ माइनस हो रही है, तो माइनस वाला भाग हमेशा क्या रहेगा, छोटा, तो ये साइड क्या रहेगी, बड़ी, और ये क्या होगी, छोटी। इसके बाद अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ हो कि सर z1 माइनस क्या हो, z2 हो, और फिर हमने मोड लिया हो और मैं अलग अलग माइनस करना चाहता हूँ मोड लेके, तो क्या होगा, तब ये साइड क्या होगी, बड़ी, प्लस से उल्टा रहेगा इसमें। प्लस में तो देखो अगर एक साथ प्लस करके मोड़ लें तो ये साइड छोटी या बराबर हो सकती है और ये साइड क्या होगी, बड़ी। अगर बीच में माइनस यहाँ है और यहाँ भी क्या किया आपने, माइनस, तो ये साइड क्या रहेगी, बड़ी या बराबर भी हो सकती है। इसके बाद अगर हम ऐसा करते हैं कि इधर तो सर किया था दो का माइनस करके मोड और इधर इन दोनों का ही मैंने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। अब देखो इधर तो दो माइनस होके मोड हो रहा था और इधर हो रहे हैं प्लस, तो प्लस वाली साइड क्या होगी, बड़ी होगी आपके पास। करो देखिए नोट।
तो बेसिक सी प्रॉपर्टी है सारी, एक बार लिख ली तो नॉर्मल सी बातें याद रहनी चाहिए, जगह जगह काम आएंगी। ठीक है, चलें आगे। अब देखो बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफ में कहाँ दिखेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ में कहाँ देखेंगे? जैसे कोई भी वास्तविक संख्या है वो ग्राफ में कहाँ होती है? वास्तविक संख्या तो देखी है ना सबने, हाँ, तो ग्राफ में कहाँ होती है वो? क्यों वाई पे नहीं होती क्या? वाई पे भी तो लिखते हैं 1 2 3 -1, वाई पे नहीं होती क्या है? संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा कोई पैमाना है कि ऐसे खींचूं ऐसे खींचूं, कैसे खींचनी है? देखो वास्तविक संख्या को किसी भी सरल रेखा पे किसी एक बिंदु के द्वारा व्यक्त किया जाता है। कोई भी रियल नंबर होगा उसको किसी भी सरल रेखा पे, अब यहाँ ये कोई भी रेखा, ये पॉइंट है, तो कोई न कोई संख्या जरूर बताएगा, या इसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक रेखा। इसे वास्तविक रेखा रियल लाइन भी कहते हैं। और नॉर्मल अगर हम बात करें कि वास्तविक संख्या को किस पे निरूपित किया जाता है? किसी भी सरल रेखा स्ट्रेट लाइन पे किसी बिंदु या पॉइंट के द्वारा। जहाँ भी पॉइंट रख दिया वहाँ कोई ना कोई संख्या तो होगी, 2 होगा, 5 होगा, 5.2 होगा, कितना भी होगा। अब ऐसे ही हम बात करेंगे किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो हेडिंग लगाओ, समीसर संख्या का, समीसर संख्या का ज्यामितीय निरूपण। समीसर संख्या का ज्यामितीय निरूपण। समीसर संख्या का ज्यामितीय निरूपण। समीसर संख्या का ज्यामितीय निरूपण या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ दिखाया जाएगा ग्राफ में? तो वास्तविक संख्या रियल नंबर तो किस पे दिखाई देगा? सरल रेखा स्ट्रेट लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा वो किसी न किसी संख्या को बताएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी? समीसर संख्या है, किसकी बात करें? कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को XY तल के अंदर या XY प्लेन के अंदर किसी बिंदु या पॉइंट के द्वारा व्यक्त किया जाएगा, न कि किसी रेखा पे। अब बोर्ड पे देखो, जैसे मान लो ये हमारे पास x एक्सिस मान लेते हैं, एक क्या हो गया आपके पास y एक्सिस। ठीक है, अब जैसे ही कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं तो x एक्सिस को x एक्सिस नहीं कहते, कई जगह लिखा हुआ मिल जाएगा x, लेकिन इसका नाम क्या होता है? इसे कहते हैं वास्तविक x, या इसे हम क्या कहते हैं? रियल एक्सिस। इसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक x, या क्या कहेंगे? रियल एक्सिस। y x को y x नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं? काल्पनिक x, या क्या कहेंगे? इमेजिनरी एक्सिस। इसे क्या कहेंगे? काल्पनिक x, या क्या कहेंगे? इमेजिनरी एक्सिस। और ये क्या हो गया आपके पास? रियल एक्सिस। ये तो हो गया आपके पास रियल एक्सिस, और ये क्या हुआ आपके पास? इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ये तो हुई बात। ओरिजिन पॉइंट ओरिजिन ही रहेगा, मूल बिंदु ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, समीसर संख्या आपने ले ली, z इक्वल टू कितना हुआ? x प्लस कितना है? आयोटा y। तो जितनी ये वैल्यू x है वो तो x का मतलब ये कौन सा भाग है? वास्तविक भाग। तो ये वैल्यू तो किस पे चलनी है आपको? वास्तविक x पे। और जितना पार्ट ये है, ये कौन सा पार्ट है? काल्पनिक या इमेजिनरी है। इतना भाग आपको किस पे चलना है? काल्पनिक पे चलना है। अब यहाँ से देखो वास्तविक पे कितना चलेंगे? x, तो ये वास्तविक पे x चल लिए। इसके बाद काल्पनिक पे कितना चलना है? y, तो यहाँ से y चल गए, तो यहाँ पहुँच गए अपन मान लो। तो ये मान लेते हैं कितनी दूरी हुई? x, और ये कितने चले हम? y। ठीक है, तो यहाँ पहुँच गए। तो ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया? P। P पॉइंट किसको बताता है? उस संख्या को बताता है। इस संख्या का नाम कितना है? Z। Z कह दो चाहे क्या कह दो, x, y। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ग्राफ में दिखाना हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ होता है? XY तल में किसी बिंदु या पॉइंट के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। ये हुआ आपके पास x, ये कितना हुआ? y। अब देखो इसकी बात करते हैं, इसकी ये कितना हुआ बेटा? √x² प्लस कितना? y²। तो इसे हम कह सकते हैं ये हो गया √x² प्लस कितना हुआ? y²। अब ध्यान से देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x प्लस आयोटा y है तो √x² प्लस y² क्या हुआ? उसका मापांक या मॉडुलस हुआ। तो इस वाले को √x² प्लस y² ने कह के इसे क्या कह सकते हैं? मॉड ऑफ क्या कह सकते हैं? z कह सकते हैं।
या इसे क्या कह सकते हैं, आर भी कहते हैं। अरे आर की वैल्यू कितनी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी आपके पास, अंडर रूट होगा ना, तो इसे क्या कह सकते हैं, आर कह सकते हैं। आर की वैल्यू यही तो होती है कि अंडर रूट ऑफ कितना होगा, अगर 2D में बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 3D में बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना, जेड स्क्वायर। अब यहाँ पहुँच गए, यहाँ कोई कोण या एंगल बना, अरे यहाँ क्या बना, कोई कोण या एंगल। अब नॉर्मली इस कोण या एंगल को हम थीटा कहते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स में इस कोण को क्या कहते हैं, कोणांक कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, कोणांक। कोणांक किसका है, कौन सी संख्या लेके चले थे, z, तो इंग्लिश में इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट। अरे क्या कहते हैं इसे, आर्ग्यूमेंट। और लिखा कैसे जाता है इसको, आर्ग्यूमेंट का लिखते हैं ए आर जी, किसका है, कौन सी संख्या का, z का, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या लिखा जाता है, z। अब ये पूरा काम हुआ, नॉर्मली हमने क्या कहा, कौन से तल में हुआ, एक्स वाई प्लेन में। जैसे ही एक्स वाई प्लेन की बात हुई, नॉर्मल तो एक्स वाई प्लेन ही कहेंगे इसे, लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स में आ गए तो एक्स को एक्स नहीं कहते, वाई को वाई नहीं कहते, क्या कहते हैं, वास्तविक एक्स कहते हैं, और क्या कहते हैं, काल्पनिक एक्स। वैसे ही अब इस तल को क्या कहेंगे, समीसर तल या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे। एक्स वाई प्लेन न कह के इस तल को क्या कहेंगे, समीसर तल या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे इसे। या इसे क्या कहते हैं, अर्गेंड तल भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अर्गेंड तल या अर्गेंड प्लेन भी कहते हैं। या इसे क्या कहते हैं, गाउसीय तल या गाउसीय प्लेन भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, गाउसियन प्लेन या गाउसियन तल भी कहते हैं। तो समीसर तल कह देंगे, चाहे चाहे अर्गेंड प्लेन कह दो, चाहे क्या कह दो, गॉसियन प्लेन कह दो। करो देखें नोट। बुक लेके आया करो भी, बुक लेके आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बता दूंगा, लेकिन बुक होनी चाहिए भी, है ना। कुछ सवाल मैं कराऊंगा, कुछ आपको करने पड़ेंगे। डाउट मैं बता सकता हूँ, जैसे मान लो 25 सवाल हैं तो 25 सारे तो कैसे कराऊंगा भाई, एक पैटर्न के 5 सवाल हैं, 2 मैंने करा दिए, 3 करा दिए, 2 तो खुद से करेंगे, ये है ना। और बुक से करोगे देने को तो वो सीट में भी सवाल आ जाएंगे, लेकिन बुक से करोगे तो बहुत सारी बातें और भी सीखोगे कि भाई सवाल में अगले ने 4 स्टेप किए, अपन 2 में इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो बुक होनी ज़रूरी है अभी, पहली क्लास में कहा था मैंने, और ये बात लास्ट क्लास तक भी कहूँगा कि बुक होनी बहुत ज़रूरी है ना। नाम भी याद हो जाएंगे, है ना, कि कौन कौन सी किताब है अपने सिलेबस में, ये भी तो समस्या है अपने साथ। लिखा है यहाँ तक सबने। तो इस तरीके से पूरी बात, इसके अंदर थ्योरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा डायग्राम से कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अब देखो एक पॉइंट लिख लो, चाहे इससे पहले लिख लेना जगह हो तो, या इसके बाद लिख लो, है ना। वैसे तो इस बात पे ज़्यादा डिस्कस तो हम कॉम्प्लेक्स में नहीं, उसमें रियल में करेंगे। रियल में अगर किसी ने पढ़ी हो तो एक शब्द आता है कर्मित क्षेत्र, ऑर्डर्ड फील्ड शब्द आता है एक, तो वहाँ करेंगे वैसे तो इसकी बात, लेकिन यहाँ भी लिख लेते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है सी, जो सेट है आपके पास, समीसर संख्याओं का जो समुच्चय है भाई, कोई भी कॉम्प्लेक्स समीसर संख्याओं का जो समुच्चय है, ये जो समुच्चय होगा कि ये कर्मित क्षेत्र, या एक शब्द होता है कर्मित क्षेत्र या ऑर्डर्ड फील्ड होगा कि नहीं होगा। तो ऑर्डर्ड फील्ड या कर्मित क्षेत्र की एक बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है
कि अगर किसी भी अशून्य संख्या का, अशून्य का मतलब नॉन जीरो नंबर का, अगर स्क्वायर करते हैं तो वो रिजल्ट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर्ड फील्ड की, कि कर्मित क्षेत्र या वही क्षेत्र कर्मित क्षेत्र या ऑर्डर्ड फील्ड होगा जिसके अंदर किसी नॉन जीरो नंबर का अगर अशून्य नंबर का स्क्वायर या वर्ग करते हैं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, धनात्मक या पॉजिटिव आना चाहिए। तो मुझे बताओ कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कर्मित क्षेत्र हुआ कि नहीं हुआ। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो क्षेत्र है सी, जो फील्ड है आपके पास, क्या वो कर्मित क्षेत्र या ऑर्डर्ड फील्ड हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। भाई मैंने प्रॉपर्टी बता दी, चेक करने की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी अशून्य संख्या का वर्ग या स्क्वायर क्या होना चाहिए, धनात्मक या पॉजिटिव होना चाहिए। समीसर संख्या आप जानते ही हो। तो बताओ ये कर्मित क्षेत्र या ऑर्डर्ड फील्ड हुआ कि नहीं हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैं आयोटा स्क्वायर करता हूं तो रिजल्ट कितना आता है, -1। आया क्या पॉजिटिव, नहीं आया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फील्ड होगा वो कर्मित क्षेत्र या ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता है। वैसे तो रियल में और पढ़ेंगे इसको, आर का भी पढ़ेंगे, सी का भी पढ़ेंगे, परिमेय संख्या का ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी एक लाइन लिख लेते हैं। वहाँ तो सबको ही देखेंगे, लेकिन लिखो नोट लगा के एक लाइन। समीसर संख्याओं का क्षेत्र सी, समीसर संख्याओं का क्षेत्र सी, समीसर संख्याओं का क्षेत्र सी कर्मित क्षेत्र नहीं होता है। समीसर संख्याओं का क्षेत्र सी कर्मित क्षेत्र नहीं होता है। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी इज नॉट एन ऑर्डर्ड फील्ड, इज नॉट एन ऑर्डर्ड फील्ड। क्योंकि, कारण भी लिख लो, क्योंकि कर्मित क्षेत्र के लिए, क्योंकि कर्मित क्षेत्र के लिए, क्योंकि कर्मित क्षेत्र के लिए अशून्य संख्या, क्योंकि कर्मित क्षेत्र के लिए अशून्य संख्या या अशून्य अवयव का वर्ग, क्योंकि कर्मित क्षेत्र के लिए अशून्य संख्या या अशून्य अवयव का वर्ग या स्क्वायर धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो अगर आयोटा स्क्वायर की हम बात करें, आयोटा स्क्वायर की अगर हम बात करें तो इसका स्क्वायर क्या होगा आपके पास, नेगेटिव होगा। अरे भाई आयोटा है क्या वास्तव में, आयोटा अशून्य नंबर है। आयोटा का मतलब क्या है, 0 प्लस आयोटा इंटू 1, 0,1 ही तो है आयोटा। आयोटा वास्तव में क्या है, आयोटा का मतलब है 0 प्लस आयोटा इंटू 1, तो कितना हुआ 0,1। 0,1 ले लो, चाहे स्क्वायर -1,0 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। स्क्वायर होगा तो वही रिजल्ट कितना आएगा, अरे रिजल्ट तो वही रिजल्ट मिलेगा आपको। माइनस आयोटा में अगर बात करें तो रिजल्ट सेम मिलेगा। तो बस इतना ही अभी याद रखना है, इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो क्षेत्र या फील्ड है तो वो क्या नहीं होगा, कर्मित क्षेत्र या ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता। एग्जाम में सवाल आते हैं, वैसे रियल में माना जाता है इस पार्ट को, कि 4 ऑप्शन में देगा कि निम्न में से कर्मित क्षेत्र है या निम्न में से कर्मित क्षेत्र नहीं है, इस तरीके का सवाल आता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं इससे, बोर्ड पे देखो, हमारे पास समीसर संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, और समीसर संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू नॉर्मली क्या लिखा हुआ है, x प्लस आयोटा वाई लिखी हुई है संख्या। ये समीसर संख्या का कौन सा रूप है बेटा, कौन सी फॉर्म है ये। जब भी एक्स वाई में बात आ जाती है या a प्लस आयोटा भी संख्या के साथ बात आती है, तब इस रूप को हम क्या कहते हैं, कार्तीय रूप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कार्तीय रूप। ये सब तो सुना होगा सबने, अरे ये तो सुना होगा कार्तीय रूप, या इसे क्या कहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। ये क्या हो गया आपके पास, कार्टेशियन फॉर्म। जब एक्स वाई में नज़र आता है, पॉइंट टू पॉइंट बात होती है, तब क्या कहेंगे इसे, कार्तीय रूप या क्या कहेंगे, कार्टेशियन फॉर्म। अब इसको हम अगर x इक्वल टू क्या ले लें, आर कोस थीटा, x इक्वल टू क्या ले लें, आर कोस थीटा, y इक्वल टू क्या ले लें, आर साइन थीटा, और ये आपको पता ही है आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके साथ साथ थीटा इक्वल टू कितना होता है, टेन इनवर्स y अपॉन कितना होता है, x। भाई इनको डिवाइड कर लेंगे दोनों को, तो टेन थीटा हो जाएगा, उधर गया तो टेन इनवर्स y अपॉन x। अगर ये वैल्यू काम में लेते हैं इसमें, तो ये बन जाएगा z इक्वल टू, देखो क्या बना, x की जगह क्या लिखूंगा बेटा, आर कोस थीटा, प्लस ये कितना हो गया, आयोटा आर साइन थीटा, तो ये बन गया आपके पास z इंटू आर, और ये हो गया कोस थीटा प्लस कितना, आयोटा साइन थीटा।
अब इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, आर का तो आर, ये किसका फॉर्मूला है, e टू द पावर आयोटा थीटा का। ये किसका फॉर्मूला है, e टू द पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला आपके पास, यही तो बताया था, e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब देखो ये जो लिखा हुआ था समीसर संख्या z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कौन सा रूप है, कार्तीय रूप या कार्टेशियन फॉर्म। अब किस में नज़र आ रहा है आपको, r और थीटा में। जब r और थीटा हो जाता है तो कौन सा रूप बनता है, तो ये कौन सा रूप है आपके पास, ध्रुवीय रूप या कौन सा रूप है, पोलर फॉर्म। ये क्या बन गया आपके पास, ध्रुवीय रूप या क्या बना, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म के बाद अब देखो यहाँ जैसे अब किस में आ गया, e की पावर में। e की पावर को क्या कहते हैं, चर घातांकी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये कौन सा रूप है, चर घातांकी रूप, या इसे क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। ये क्या हुआ आपके पास, चर घातांकी रूप, या इसे हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे। अब ये जो तीनों बातें लिखी हुई हैं, ये कह दो चाहे ये दोनों बातें ये कह दो चाहे ये कह दो, ये है तो वही संख्या, बस लिखने और दिखने का ही फर्क है। ये किस रूप में लिखा हुआ है, कार्तीय कार्टेशियन में, ये किस में लिखा हुआ है, पोलर में, और ये किस में लिखा हुआ है, चर घातांकी या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बाकी इसका मतलब भी वही है, जैसे इसको ओपन करेंगे तो ये बना सकते हैं, इससे ये बना सकते हैं, तो तीनों एक ही हैं। बाकी ये लिखने का क्या है आपके पास, अलग अलग तरीका है। करो देखिए नोट। कहाँ जा रहा है, घंटे 2 घंटे तो बैठा कर बेटा आराम से। आज के बाद में बाहर वही जाएगा जिसके मम्मी पापा का फ़ोन आएगा। मैं बात कर लूँगा बेटा, सख्त बहुत हूँ मैं इस मामले में। चल फिर तो बधाई दे दे, है ना। हाँ तभी तो कह रहा हूँ बधाई दे दे, समझता हूँ भावना है ना। तुम तो कम हो, मेरे पुराने वाले नहीं है क्या, कोई है क्या, कोई पुराने वाला है नहीं इसमें, है ना। चलें भी आगे। क्लियर है ना सबको कि कैसा भी रूप लिखा हुआ हो, जैसी सवाल की रिक्वायरमेंट होगी। अगला जेड में देता, हमें थीटा में ज़रूरत है तो कन्वर्ट कर लेंगे, ई की पावर की ज़रूरत हो तो ई की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, वो सवाल की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। अब देखो बात करते हैं हम कुछ समीकरण की, कि कॉम्प्लेक्स में बात कर रहे हैं। तो एक तो नॉर्मल हम लिखते हैं रेखा का समीकरण, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, अरे लाइन की इक्वेशन क्या होती है, रेखा का समीकरण y बराबर, अच्छा, और वृत्त का, सर्किल की, खत्म भी हो गया। इतना तो छोटा नहीं है वृत्त का समीकरण। हाँ ये ठीक है ना अपन, हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। बैठ अब देखो हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स में किसके समीकरण की, रेखा के और वृत्त की। दो की जरूरत पड़ेगी, मोस्टली जरूरत किसकी पड़ेगी, सर्किल की, लेकिन डायरेक्ट पूछ सकता है। तो हम बात करते हैं समीसर तल या कॉम्प्लेक्स प्लेन। किसमें बात कर रहे हैं, समीसर तल या कॉम्प्लेक्स प्लेन में। सरल रेखा का समीकरण, किसका बात कर रहे हैं, सरल रेखा का समीकरण।
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, समीसर तल में सरल रेखा का समीकरण। अब देखो समीसर तल में सरल रेखा का जो समीकरण होगा तो वो होगा आपके पास कोई बी जेड बार प्लस कितना होगा जेड इंटू बी बार और इक्वल टू कितना होगा सी। अब इसमें देखो क्या है, जहाँ या वेयरबोर्ड पे देखो बी जो है वो क्या है आपके पास है तो कांस्टेंट ही, लेकिन कौन सा कांस्टेंट होगा, समीसर अचर या कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होगा। और जो सी होगा वो क्या होगा आपके पास वास्तविक अचर या रियल कांस्टेंट होगा। सी जो होता है वो क्या होता है वास्तविक अचर या क्या होगा रियल कांस्टेंट। भाई दो टाइप के कांस्टेंट होते हैं, एक तो नॉर्मल 2 लिखा ये भी कांस्टेंट है, और एक मैंने कांस्टेंट लिखा 2 + 3 आयोटा, तो ये कौन सा कांस्टेंट है समीसर कांस्टेंट। तो यहाँ इसका फर्क रहेगा तभी इसकी कोई वैल्यू होगी बी बार की, नहीं तो बी और बी बार में क्या फ़र्क रहेगा, कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इसलिए सी तो नॉर्मल कांस्टेंट रहेगा और बी जो है वो कौन सा रहेगा समीसर अचर या क्या रहेगा कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। तो ये तो किसकी इक्वेशन की बात है सरल रेखा की, नॉर्मल लिख ली पूछ सकता है ना। इसके बाद है बात किसकी करते हैं वृत्त का समीकरण है इक्वेशन ऑफ सर्किल। वृत्त का समीकरण किस में बात कर रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में बात कर रहे हैं। वृत्त का समीकरण है इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब इक्वेशन ऑफ सर्किल की अगर बात करूं जैसे मान लो ये नॉर्मल कोई क्या है सर्किल है, सर्किल पे कहीं भी बहुत सारे पॉइंट है इसके अंदर। तो भाई सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ या लोकस होगा, यही तो सर्किल होता है। तो ये बहुत सारे पॉइंट है तो इनको तो हम कोई नाम देते हैं कितना जेड। भाई सर्किल बहुत सारे बिंदुओं से मिलके बनता है लोकस से, और ये सर्किल का क्या होता है बेटा सेंटर को मान लो कितना मान लिया Z1, और इसकी त्रिज्या रेडियस हमने कितनी मान ली R। तो कॉम्प्लेक्स में जब भी वृत्त का समीकरण लिखते हैं तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, वृत्त को नाम देते हैं कितना C। तो ये हो गया आपके पास वृत्त या सर्किल C, और वृत्त या जो सर्किल C होगी उसकी इक्वेशन होगी मोड ऑफ Z - Z1 इक्वल टू कितना R। कॉम्प्लेक्स में जब भी सर्किल की इक्वेशन लिखी जाएगी तो वो लिखी जाएगी मोड ऑफ Z - Z1 इक्वल टू कितना R। Z का मतलब वृत्त पे स्थित कोई भी बिंदु, Z1 का मतलब क्या हो गया उसका केंद्र या सेंटर, और ये क्या हो गई उसकी त्रिज्या या रेडियस हो गई। अब कई जगह आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा मोड ऑफ Z इक्वल टू 1। अब कई बच्चे कहते हैं सर Z का मान 1 है, Z का मान कितना है 1। अब ये मोड ऑफ Z इक्वल टू 1 वास्तव में है क्या, इसको ऐसे लिखूंगा मोड ऑफ Z - 0 इक्वल टू 1। अब ये किसकी इक्वेशन है वृत्त या सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर कितना है 0 और रेडियस या त्रिज्या कितनी होगी 1 होगी। करो देखें नोट, ये किसको बताएगा आपके पास केंद्र या सेंटर को, ये क्या बताएगा केंद्र या सेंटर को, और ये किसको बताएगा त्रिज्या या रेडियस को। ये किसको बताएगा भाई, इसमें क्या होगा आपके पास सरल रेखा के समीकरण की बात आती है। क्या है हाँ प्रूफ हो जाएगा, 1.5 पेज का प्रूफ है, किताब मिल जाएगा। मैं नहीं करूँगा लेकिन ये है मैं नहीं करूँगा अभी प्रूफ, बता देंगे अभी। और हाँ लिख लो एक बार, अब याद एक बार तो करना ही पड़ेगा। y इक्वल टू mx + c भी याद कर ही रखा पढ़ने, तो वैसे एक बार तो याद करना ही पड़ेगा अभी। ये है, अब कोई कह दे कि y इक्वल टू mx + c को सर सिद्ध कर करके बताओ, तो फिर वो संभव नहीं है ना। ये है।
तो देखो स्ट्रेट लाइन में क्या होगा आपके पास, सरल रेखा में b इंटू जेड बार प्लस जेड इंटू बी बार, वो प्लस जेड इंटू बी बार इक्वल टू सी। अब b जब डेरिवेशन करते हैं तो b की वैल्यू एक विशुद्ध क्या आती है, काल्पनिक वैल्यू आती है इसकी। विशुद्ध का मतलब पर्टिकुलर कौन सी वैल्यू आएगी, आयोटा वाली वैल्यू आती है इसकी, है ना। और b इंटू जेड बार प्लस जेड इंटू कितना होगा b बार, और इक्वल टू कितना होगा c होगा। तो ये किसकी इक्वेशन बताएगी, लाइन की इक्वेशन। अब इसको भी सोल्व करने को और स्टेप लिख सकते हैं। देखो इसको भी ऐसे कर सकते हैं कि किसी के भी मोड लग जाता है, किसी के भी मोड लग जाता है तो एक फॉर्मूला सीख के आए अपन कि मोड ऑफ z इक्वल टू कितना होता है, z इंटू जेड बार, z इंटू कितना होता है z बार। लेकिन जितनी ज़रूरत तो उतनी बात करूँगा। अब इसको सोल्व करने को मैं कर सकता हूँ। अब ऐसे समझो ये कितना आपके पास z है, तो ये कैसे खुलेगा बेटा, z माइनस जेड वन, और ये हो गया सर z माइनस जेड वन के ऊपर बार। लेकिन बार को एक प्रॉपर्टी सीख के आए थे, अलग अलग भी कर सकते हैं, और इक्वल टू कितना हो गया r। अब इसको और मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि z इंटू कितना हो गया z बार, माइनस जेड इंटू जेड वन इंटू बार, माइनस जेड वन इंटू जेड बार, और ये कितना हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस जेड वन इंटू कितना हो गया जेड वन बार, इक्वल टू कितना हो गया r। अब ये जो वैल्यू आएगी ये बताओ कॉम्प्लेक्स आएगी या वास्तविक आएगी, हैं? अरे तो लिख देंगे, तो गलत थोड़ी लिख दिया। मैं जो पूछ रहा हूँ बताओ, गुणा तो सही किया है ना, यहाँ तक सही लिखा है ना जो भी लिखा है, बस फिर ठीक है। अब मैं ये जो पूछ रहा हूँ ये यही तो कहना चाह रहे हो आप कि सर इसको ऐसे मत लिखो ऐसे लिखो, यही तो कहना चाह रहे हो। अच्छा यहाँ कह रहे हैं क्या, हाँ ठीक है, तो इधर स्क्वायर हो जाएगा फिर, है ना, ये ठीक है। अब यहाँ देखो इसको ओपन कर लिया कि भाई इसका स्क्वायर कर लिया, इधर स्क्वायर कर लिया ना, तो आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया z माइनस जेड वन, इसका बार हो गया। अब इसको गुणा किया। अब मुझे ये बताओ कि ये क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स आएगा या वास्तविक आएगा, रियल आएगा, वास्तविक आएगा आपके पास। तो अब वास्तविक आएगा तो फिर इसको नया नाम दे देंगे भाई, ये तो कोई z1 और z1 बार जब करेंगे तो मोड ऑफ z1 का स्क्वायर आएगा, और मोड ऑफ z1 का स्क्वायर तो आप जानते हो अंडर रूट में जो भी वैल्यू होगी स्क्वायर होके, तो कौन सी संख्या आएगी, वास्तविक। तो फिर इसको और कांस्टेंट दे दो, a नाम दे दो, तो इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन हमें जितनी ज़रूरत पड़ेगी, एक तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी और एक ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इसकी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये याद रखना आपको, है ना। तो जितनी ज़रूरत है लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखें तो कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स में सर्किल की इक्वेशन लिखी हुई है, उसका सेंटर कितना है और उसकी रेडियस से कितनी है। अब इसमें आगे बढ़ने को तो रेखा में भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं उसकी कि इस रेखा पे कोई पॉइंट होगा, फिर उसका क्या होता है, एक प्रतिबिंब भी होता है ना, सुना होगा आपने कि किसी बिंदु का प्रतिबिंब या इमेज, तो फिर इमेज पे भी जा सकते हैं, लेकिन उतने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखो एक लिख लिया ना ये सबने। इसके बाद आता है कि वो सर्किल या वो वृत्त की समीकरण या इक्वेशन जो कितने पॉइंट से गुजरता हो, 3 पॉइंट से। जैसे मान लो मेरे को एक पॉइंट दे दिया P, कोई Z1 पॉइंट है P पे, और दूसरा कोई Q दिया हुआ है जिसके को Z2 है, और एक कोई क्या दे दिया आपको R, और ये कितना है Z3। अब हमें उस वृत्त या सर्किल की इक्वेशन की बात करनी है जो कितने बिंदुओं से गुजरता हो, 3 बिंदुओं से गुजरता हो। तो ऊपर लिखेंगे कि 3 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त या सर्किल की इक्वेशन, 3 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त या सर्किल की इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द गिवन 3 पॉइंट्स। कि अगर 3 बिंदुओं से कोई वृत्त या सर्किल गुजर रहा है, कि आपको 3 पॉइंट है, एक Z1 एक Z2 और एक Z3, चाहे वैसे नाम दे दो P Q R, और अब वृत्त बना है तो एक जनरल पॉइंट तो कितना होता है Z। Z का मतलब कोई सा भी पॉइंट, जितने पॉइंट है उन सब के लिए एक नॉर्मल नाम क्या है, Z है। तो इस स्थिति में अगर इक्वेशन लिखते हैं तो होती है Z माइनस कितना होता है Z1 अपॉन Z माइनस कितना होता है Z2, फिर होता है Z3 माइनस Z2, और यहाँ कितना होगा Z3 माइनस Z1 इक्वल टू, फिर होता है Z बार माइनस Z1, और ये होता है Z बार माइनस कितना Z2, फिर होता है Z3 माइनस कितना होगा आपके पास
यहाँ भी बार आएगा ना, Z3 बार माइनस Z2 बार, और यहाँ होगा आपके पास Z3 बार माइनस कितना होगा Z1 बार। अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी, Z1 Z2 Z3 3 पॉइंट तो देगा भाई, 3 पॉइंट तो देगा, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे 3 पॉइंट की, और इनका बार सबका निकाल सकते हो भाई, Z1 Z2 Z3 का बार आप लिख सकते हो, तो बाकी तो सबकी वैल्यू रह जाएगी आपके पास, और जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, Z और Z बार में। भाई वृत्त या सर्किल की इक्वेशन किस में आती है, ऐसा भी लिख सकते हैं, और बाकी देखो यहाँ वृत्त की इक्वेशन किस में आती है, Z और किस में आती है, Z बार में। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट में भाई 3 पॉइंट तो देगा, अगला 3 पॉइंट देगा, तो 3 तो वैल्यू रखी जाएंगी Z1 Z2 और Z3, एक तो कौन बचेगा Z, और इधर कौन बचेगा Z बार। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो समीकरण किस में आ जाएगा, Z और Z बार में। तो लिख लो, नॉर्मल को इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी लिख लो, है ना। क्लियर यहाँ तक। अब देखो, आपको मान लो कोई 4 पॉइंट दे दे, कितने पॉइंट दे दे, 4, 4 कोई भी समीसर संख्या कह दो चाहे बिंदु कह दो, और कहे कि ये क्या एक वृत्त पे ही होंगे क्या, ये मान लो ये Z1 है, ये Z2, ये Z3, ये Z4, कि ये जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं, क्या ये चारों पॉइंट किसी वृत्त या सर्किल पे होंगे या नहीं होंगे। तो उसके लिए देखो क्या कंडीशन, किस तरीके से चेक करेंगे। तो हेडिंग लगा लो, यहाँ लिखिएगा कि 4 बिंदु एक वृत्तीय होंगे, 4 बिंदु एक वृत्तीय हो, 4 बिंदु क्या हो, एक वृत्तीय हो आपके पास, 4 बिंदु एक वृत्तीय हो, कि एक ही वृत्त पे चारों पॉइंट स्थित होंगे। किसकी बात कर रहे हैं, 4 बिंदु, तो हम ले लेते हैं, माना है कंसीडर 4 बिंदु या 4 पॉइंट क्या क्या ले लेते हैं, Z1, दूसरा क्या ले लिया Z2, ये ले लिया हमने Z3, और ये कितना लिया Z4। ये 4 पॉइंट है अपने पास, तब या देन कि 4 पॉइंट हमने कंसीडर कर लिए, Z1 Z2 Z3 और कितने होंगे Z4। अब 4 पॉइंट क्या गारंटी है कि एक वृत्त या सर्किल पे ही होंगे, इसलिए कंडीशन होती है कि Z4 माइनस कितना होता है बेटा, Z1, और ये होता है Z4 माइनस कितना, Z2, फिर होता है Z3 माइनस कितना, Z2, और ये होगा Z3 माइनस कितना होगा, Z1। इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं कि Z4 माइनस Z1, Z4 माइनस कितना, Z2, चारों पॉइंट तो देगा ही अगला, और Z3 माइनस Z2, Z3 माइनस कितना, Z1, चारों वैल्यू हैं। इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद कोई आंसर तो आएगा। अब जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, विशुद्ध वास्तविक आना चाहिए, मतलब आयोटा वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वो विशुद्ध वास्तविक मान आना चाहिए वो आपके पास। अगर प्योर रियल वैल्यू आती है आपके पास, मतलब रियल का मतलब आयोटा वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तब आप कह सकते हो कि चारों बिंदु किसके ऊपर स्थित हैं, एक ही सर्किल पे। अगर इसको हमने सोल्व किया और रिजल्ट आयोटा वाली वैल्यू आ जाती है, तो फिर हम कहेंगे कि ये क्या नहीं होंगे, एक वृत्त या एक सर्किल पर स्थित नहीं होंगे। लिखो देखें,
कर लिया नोट सबने? अब देखो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछता है, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, प्रतिलोम बिंदु या इन्वर्स पॉइंट पे। प्रतिलोम बिंदु या किसकी बात कर रहे हैं हम? इन्वर्स पॉइंट पे। प्रतिलोम बिंदु या किसकी बात हो रही है बेटा? इन्वर्स पॉइंट की। प्रतिलोम बिंदु या किसकी बात है? इन्वर्स पॉइंट की। अब इन्वर्स पॉइंट कैसे देखा जाएगा? देखो कि कोई भी एक बोर्ड पे देखो, कोई भी एक आपके पास क्या होगा? वृत्त या सर्किल, जिसका नाम क्या होगा? सी, और उसकी कोई रेडियस या त्रिज्या कितनी होगी? आर होगी। अब इस वृत्त या सर्किल के सापेक्ष या रेस्पेक्ट में कोई दो बिंदु लेके चलेंगे। मान लो एक बिंदु है पी और दूसरा बिंदु हमने कितना कंसिडर कर लिया? क्यू। भाई एक वृत्त या सर्किल क्या है? सी, और इस वृत्त या सर्किल के रेस्पेक्ट में हमने दो पॉइंट ले लिए पी तथा क्यू। ये पी तथा क्यू इस वृत्त सी के सापेक्ष, इस वृत्त या सर्किल सी के सापेक्ष क्या होंगे? प्रतिलोम बिंदु होंगे। कब होंगे? उसकी कितनी कंडीशन होती हैं? दो। कौन कौन सी कंडीशन होती है? पहली कंडीशन तो होती है, बोर्ड पे देखो एक बार, कि सी पी क्यू क्या होने चाहिए आपके पास? सहरेखीय होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सहरेखीय या कोलिनियर होने चाहिए। सी का मतलब किसकी बात होती है? सेंटर की। सी का मतलब क्या होती है? सेंटर की। कोई भी एक वृत्त या सर्किल है, रेडियस जो भी होगी उससे कोई मतलब नहीं है, कितनी त्रिज्या होगी? आर। इस वृत्त या सर्किल के सापेक्ष मैं कह दूँ कि सर ये दो पॉइंट हैं पी और क्यू, क्या ये प्रतिलोम बिंदु होंगे या नहीं होंगे? तो पहली कंडीशन तो है कि ये सी, ये मान लो कोई पॉइंट कितना है पी और ये कोई पॉइंट कितना है क्यू। तो पहली कंडीशन तो है कि तीनों बिंदु क्या होने चाहिए? सहरेखीय होने चाहिए, मतलब एक ही रेखा पर स्थित होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन जो होती है वो होती है सर सी पी इंटू क्या होगा? सी क्यू, और वो किसके बराबर होना चाहिए? आर स्क्वायर के। सी पी ये दूरी है, डिस्टेंस है, और सी क्यू ये डिस्टेंस है, और सी पी इंटू सी क्यू किसके बराबर होना चाहिए? आर स्क्वायर के। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो होती हैं तो इस वृत्त या सर्किल के सापेक्ष ये पी और क्यू क्या होते हैं? प्रतिलोम बिंदु कहलाएंगे, या क्या कहलाएंगे? इनवर्स पॉइंट। तो लिखो इसके अंदर, लिखो माना किसी वृत्त सी तथा, माना किसी वृत्त जिसका केंद्र सी, ऐसे लिख लो, माना किसी वृत्त जिसका केंद्र सी, माना किसी वृत्त जिसका केंद्र सी तथा त्रिज्या आर के सापेक्ष, तथा त्रिज्या आर के सापेक्ष दो बिंदु, त्रिज्या आर के सापेक्ष दो बिंदु पी तथा क्यू, त्रिज्या आर के सापेक्ष दो बिंदु पी तथा क्यू, दो बिंदु पी तथा क्यू प्रतिलोम बिंदु कहलाते हैं। दो बिंदु पी तथा क्यू प्रतिलोम बिंदु कहलाते हैं यदि, प्रतिलोम बिंदु कहलाते हैं यदि, फिर ये दोनों कंडीशन नोट कर लो। कंसीडर ए सर्किल विद सेंटर सी, कंसीडर ए सर्किल विद सेंटर सी एंड रेडियस आर, कंसीडर ए सर्किल with center C and radius R, then 2 points P and Q, then 2 points P and Q are said to be inverse point, are said to be inverse point with respect to circle, are said to be inverse point with respect to circle if, फिर ये दोनों कंडीशन नोट कर लो। सहरेखीय क्या होने चाहिए? कोलिनियर। तो ये तो हुई बेसिक डेफिनेशन। ये चाहे कोई भी मैथ्स पढ़ें उसके अंदर ये बेसिक डेफिनेशन है किसकी? प्रतिलोम बिंदु की। किसके सापेक्ष? सर्किल के सापेक्ष। अब हम बात किस में कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स में। अब हम बात किस में कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स में। तो कॉम्प्लेक्स में बात करेंगे तो ऐसा तो कहेगा नहीं वो। अब कॉम्प्लेक्स में तो भाई सी के भी कोई निर्देशांक होंगे, कॉम्प्लेक्स वाले होंगे, इसके भी कोई निर्देशांक होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे आयोटा वाले, और इसके भी कोई कोऑर्डिनेट या कोई निर्देशांक होंगे। बिंदु है तो कोऑर्डिनेट तो होंगे उसके। अब हम मान लेते हैं, मान लो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? कोई z, और इसके कोऑर्डिनेट कितने मान लिए? z'। ठीक है। अब बोले सर कॉम्प्लेक्स में क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये दोनों बिंदु P और Q क्या हो जाए? अरे P और Q क्या हो जाए? प्रतिलोम हो जाए। भाई ये तो बेसिक सी ज्योमेट्री की कंडीशन है ये तो।
अरे ये तो ज्यामिति कंडीशन है ज्योमेट्री की कि भाई तीनों बिंदु एक ही रेखा पे होने चाहिए, सी पी इंटू सी क्यू जो दूरी है उसका गुणा किसके बराबर होना चाहिए, आर स्क्वायर। ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है, कहीं भी मैथ में अप्लाई कर लो। लेकिन समीसर या कॉम्प्लेक्स में बात करेंगे तब क्या होगी, तो लिखो एक लाइन और लिखो नीचे। समीसर तल में, समीसर तल में, समीसर तल में प्रतिलोम बिंदुओं के लिए संबंध, समीसर तल में प्रतिलोम बिंदुओं के लिए संबंध, रिलेशन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर द इनवर्स पॉइंट्स, रिलेशन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर द इनवर्स पॉइंट। समीसर तल में प्रतिलोम बिंदुओं के लिए संबंध, समीसर तल में प्रतिलोम बिंदुओं के लिए संबंध। देखो क्या होगा इसके अंदर, ये कंडीशन पूछी भी गई है, कई एग्जाम से पूछी गई है, लास्ट ईयर भी पूछी थी और दोबारा से पूछ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन होती है ए जेड डैश इंटू कितना होगा जेड बार प्लस अल्फ़ा इंटू होगा जेड डैश प्लस अल्फ़ा बार जेड बार और प्लस सी इक्वल टू कितना होगा 0। नोट करो। तीन कांस्टेंट आ रहे हैं इसमें, तीन कांस्टेंट आ रहे हैं, एक ए है, एक सी है और एक क्या है अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा जो कांस्टेंट होता है वो तो होता है समीसर या कॉम्प्लेक्स, अल्फ़ा तो क्या होता है समीसर अचर या कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, और ए तथा सी क्या है वास्तविक अचर। ए तथा सी क्या है भाई वास्तविक या रियल है, ए तथा सी क्या है वास्तविक या रियल है। तो कंडीशन याद रखना भी, बाकी तो फिर डेरिवेशन लंबा है इसका कि पहले सर्किल लेके चलेंगे, सर्किल के इक्वेशन को सोल्व करेंगे, फिर ये दो पॉइंट कंसीडर करेंगे, इनके निर्देशांक कितने लेके चलेंगे जेड और जेड डैश। ये तो लिख लेना कि जेड और जेड डैश क्या है, एक पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं और एक किसके हैं क्यू के। इसी डायग्राम में लिख लेना, यहाँ जेड और यहाँ क्या लिख लेना जेड डैश। बाकी सोल्व करने पे जो कांस्टेंट वैल्यू आती है आयोटा वाली उसको तो क्या नाम देते हैं अल्फ़ा, और जो बाकी और दो कांस्टेंट आते हैं एक आएगा ए और एक कितना आएगा सी। तो ये पूछी गई है कई एग्जाम में, पिछली बार भी पेपर में आई थी लेकिन हमें तो पता ही नहीं चला कि क्या आया था, है ना। तो ये संबंध पूछा गया था, इम्पोर्टेंट पार्ट था ये। और पिछली बार तो कॉम्प्लेक्स से सवाल भी बहुत पूछे थे, 5 या 6 सवाल पूछे थे, लेकिन नॉर्मली 4 सवाल पूछेगा, है ना। पिछली बार एक एक दो सवाल ज़्यादा पूछ लिए थे, लेकिन नॉर्मली 4 सवाल आएंगे, छोटा सा पार्ट है और 4 सवाल आपसे पूछेगा, ठीक है। इसके बाद देखो इम्पोर्टेंट लगा लेना, इसके इस रिलेशन के इम्पोर्टेंट लगा लेना भी, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाइए विश्लेषिक फलन या एनालिटिक फंक्शन। वैसे ये सिलेबस का पार्ट है नहीं, लिखा हुआ नहीं कहीं कि इनवर्स पॉइंट सिलेबस में है। अभी तक जो पढ़ाया मैंने बेसिक पढ़ाया पूरा, सिलेबस में ये है पहला पॉइंट, कौन सा विश्लेषिक फलन या कौन सा एनालिटिक फंक्शन। लेकिन सवाल बेसिक से ही पूछ सकता है, जैसे पिछली बार भी पूछा था, पूछा ना प्रतिलोम बिंदु का इनवर्स पॉइंट का, तो आनी चाहिए भी सारी बेसिक बातें। विश्लेषिक फलन या किसकी बात है एनालिटिक फंक्शन की, एनालिटिक फंक्शन है, इसे हम क्या कहते हैं विश्लेषिक फलन। अब विश्लेषिक फलन पे पहुंचने के लिए भी बहुत कई बातें सीखनी पड़ेंगी, तब जाके किस पे पहुंचेंगे विश्लेषिक पे। अब देखो इतनी देर हम बात कर रहे थे किसकी समीसर संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही बात कर रहे थे बस। अब कॉम्प्लेक्स नंबर तो था अपना बेसिक पार्ट, तो जो जितनी ज़रूरत थी वो तो अपन ने पढ़ लिया, और इससे ज़्यादा ज़रूरत फिर 11-12 वाले पार्ट में और आएगा सवाल, है ना, तो वो वहाँ पढ़नी है। अपना जो पोर्शन है वो समीसर संख्या नहीं है, अपना पोर्शन क्या पढ़ना अपन को समीसर फलन या क्या पढ़ना है कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समीसर फलन की, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं समीसर फलन या कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। हेडिंग लगाओ समीसर फलन या किसकी बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। तो जैसे वास्तविक फलन होता है, वास्तविक फलन क्या होता है भाई, रियल फंक्शन तो देखा ना सबने, अरे रियल फंक्शन तो देखा है ना सबने, या वो भी नहीं देखा। हाँ नॉर्मल फंक्शन y इक्वल टू क्या होगा f(x) होगा, ये वास्तविक फलन है कि x के अंदर, या x की वैल्यू ऐसे समझो
कि ये y इक्वल टू कितना दिया हुआ आपको fx, तो x के अंदर वैल्यू पुट की जाती है कौन सी, वास्तविक संख्या, तो y की वैल्यू प्राप्त होती रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको। लेकिन अब किसकी बात होगी आपके पास, समीसर फलन या कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात होगी, जैसे वास्तविक फलन में किसकी ज़रूरत पड़ती है, वास्तविक संख्या की, तो वैसे ही समीसर फलन या कॉम्प्लेक्स फंक्शन में किसकी ज़रूरत होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो समीसर फलन या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, W इक्वल टू लिखा जाता है नॉर्मली किसका फंक्शन होगा, Z का। भाई वहाँ नॉर्मली आदत पड़ी है y इक्वल टू कितना, fx, यहाँ मोस्टली सवालों में आपको W इक्वल टू क्या मिलेगा, fz, W इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, fz। अब बोले सर इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या, जैसे समीसर संख्या के दो पार्ट होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने पार्ट होते हैं, दो, कुछ भाग आयोटा वाला और कुछ भाग बिना आयोटा वाला, वैसे ही समीसर फलन में भी क्या होगा, कुछ फंक्शन के पार्ट के तो आयोटा लगा हुआ होगा और कुछ फंक्शन के आयोटा नहीं लगा हुआ होगा। तो जिसके आयोटा नहीं लगा हुआ होता है उसको तो हम नॉर्मली क्या कहते हैं, यू कहते हैं उसको, यू एक्स वाई का तो फंक्शन होगा ही होगा। और जिसके वी आयोटा होता है उसको क्या कह देते हैं, वी, या किसका फंक्शन होगा। अब रोज रोज ये नहीं लिखेंगे कि यू एक्स और वाई का फंक्शन है, वी किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का। जब भी समीसर फलन या कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करेगा तो मैं डब्लू कह सकता हूँ, डब्लू कहना चाहो तो डब्लू कह दो या क्या कह दो, एफ जेड कह दो, और डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, यू प्लस कितना लिखेंगे, आयोटा वी, यू प्लस क्या लिखेंगे हम, आयोटा वी। अब बोले सर दिखेगा कैसे, तो कोई भी एग्जाम्पल लिख लो। जैसे ही हमने कह दिया कि ये आपके पास डब्लू इक्वल टू कोई भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आयोटा लिखा हुआ आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये कौन सा फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। भाई फंक्शन में कुछ पार्ट तो क्या होगा, बिना आयोटा का होगा, और कुछ पार्ट किसके साथ होगा, आयोटा का। अब किसी में आयोटा नहीं दिखता है, भाई अगला कहता है कि एक फलन या फंक्शन, और आपको उसमें इस वाले पार्ट को तो क्या कहते हैं, यू, और इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम, वी, नॉर्मली यही कहते हैं। अब मान लो कोई इतना ही फंक्शन लिख दे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर आपको ज़रूरत हो यू की और किसकी, वी की, तो वही कंसेप्ट है, आयोटा इंटू क्या लगा सकते हैं, ज़ीरो, तो आयोटा इंटू क्या लिख सकते हैं उसको, ज़ीरो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन को किस तरीके से लिखा जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड। फंक्शन में दो पार्ट होंगे, कुछ पार्ट बिना आयोटा का और कुछ पार्ट किसके साथ होगा, आयोटा के साथ। इस वाले पार्ट को नॉर्मली क्या कहते हैं, यू, और इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, वी कहेंगे। करो देखें नोट। अब देखो ये तो जो हमने लिखा फंक्शन, वो तो किसके रूप में लिखा, एक्स वाई के फॉर्म में। और बोले सर फंक्शन आप कह रहे थे, बोले डब्ल्यू इक्वल टू जेड की फॉर्म में भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है भाई, सवाल लिखने पे जैसी ज़रूरत होगी। जैसे ये है डब्ल्यू इक्वल टू कितना, ए की पावर जेड, ये कौन सा फलन है, समीसर फलन। कौन सा फलन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब आप कहोगे बोले इसमें आयोटा और बिना आयोटा कहाँ हुआ, तो जेड की वैल्यू पुट कर लो, जेड इक्वल टू कितना होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, फिर अलग अलग कर लो, फिर उससे आगे और सोल्व कर लेंगे। तो एक पार्ट बिना आयोटा का बन जाएगा और एक पार्ट आयोटा का। बिना आयोटा वाले को यू कह देंगे और आयोटा वाले को क्या कह देंगे, वी कह देंगे, ठीक है। अब वैसे बेसिक डेफिनेशन क्या होती है भाई फंक्शन की, नॉर्मल, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, कि समीसर फलन या कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होगा, कि हमारे पास एक फंक्शन होगा डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड, और उसमें z के प्रत्येक मान के लिए जो भी वैल्यू रखेंगे उस वैल्यू के लिए किसके मान आने चाहिए, w की वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए। अब w की एक भी वैल्यू प्राप्त हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे मान लो कोई सवाल अंडर रूट वाला है, तो अंडर रूट में दो वैल्यू प्राप्त होती हैं, एक प्लस की और एक माइनस की। जैसे मान लो मैंने कोई सवाल था उसमें वैल्यू रखी, यहाँ आंसर कितना आ गया, 4। अब उस 4 का अंडर रूट लगेगा तो रिजल्ट कितना आएगा, +2 और कितना, -2।
तो एक वैल्यू रखी थी अपन ने तो, लेकिन वैल्यू कितनी मिल गई? 2। तो फंक्शन में फिर दो शब्द आते हैं। एक फंक्शन तो होता है, इसे कहते हैं एकल मानी फलन। एक फंक्शन तो क्या होता है बेटा? एकल मानी फलन, या जिसे कहते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन। एक तो होता है आपके पास सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एकल मानी फलन, या जिसे हम कहते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन। और एक होता है आपके पास बहुमानी फलन, या जिसे कहते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शन। एक होता है आपके पास बहुमानी फलन, या जिसे हम क्या कहते हैं? मल्टी वैल्यूड फंक्शन। अब क्या डेफिनेशन होगी, क्लियर होनी चाहिए आपके पास। जैसे एक तो यही फंक्शन है, मान लो एग्जाम्पल से देखें कि W इक्वल टू कोई भी फंक्शन है, जैसे Z² फंक्शन है। अब Z की एक वैल्यू रखूँगा तो W का एक ही आंसर आएगा। एक का मतलब एक वो वाला एक नहीं, कोई भी वैल्यू। 5 रखेंगे तो कितना आएगा? 25। एक ही वैल्यू रखी थी तो W का एक ही आंसर आया, कितना? 25। और इसमें देखें, अगर जैसे मान लो यही सवाल हो, W इक्वल टू Z की पावर कितना हो? 1/2, या अंडर रूट वाली वैल्यू। अब इसमें मान लो मैंने 25 रखा, सपोज करो, तो दो रिजल्ट आएंगे। वैल्यू तो एक ही रखी है मैंने 25, एक +5 और एक कितना? -5। तो डेफिनेशन क्या बनेगी एकल मानी फलन की, कि Z का अगर एक मान रखूँगा तो उसके लिए W का कितना मान आना चाहिए? 1। तो उसे तो क्या कहेंगे? एकल मानी। और Z के एक वैल्यू के लिए एक से ज़्यादा वैल्यू आती है किसकी? W की, तो उसे क्या कहेंगे? बहुमानी फलन। तो यहाँ तक लिख लिया, फिर ये लिखो, फिर इसमें एक लाइन लिख लो। क्लियर नोट सबने? इसके बाद देखो, ये क्लियर है कि एक एग्जाम्पल लिख लें, नाम पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद आता है समीसर चर का पथ। समीसर चर का पथ, पाथ ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। समीसर चर का पथ, इसे हम कहते हैं पाथ ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। समीसर चर का पथ या पाथ ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब देखो, जब वास्तविक फलन या रियल फंक्शन होता है या रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, बोर्ड पे देखो, y इक्वल टू क्या होता है आपके पास? कोई भी फंक्शन क्या होगा? f(x). तो इतना तो पता होगा कि यहाँ दो चर हैं, एक चर या वेरिएबल y है और दूसरा चर कौन सा है? x है। मान कौन से चर के रखे जाते हैं? x के।
एक्स कौन सा चर होता है? स्वतंत्र चर होता है। एक्स कौन सा होता है अभी? स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और वाई कौन सा होता है? आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब जब वास्तविक फलन की बात होगी तो एक्स के मान कोई भी वास्तविक रेखा पे जो वैल्यू होती है या वास्तविक मान रखे जाएंगे और उसके अनुसार आपको वैल्यू मिलती रहेंगी। ठीक है। अरे भाई इसमें एक्स है, ये फलन कौन सा आपके पास? वास्तविक फलन या रियल वैल्यूड फंक्शन है। जब फंक्शन रियल वैल्यूड होता है तो यहाँ वैल्यू कौन सी रखी जाएंगी? एक्स की वैल्यू रखी जाएंगी। और कौन सी वैल्यू होंगी? वास्तविक संख्या होंगी, रियल वैल्यू रखी जाएंगी। उसके अनुसार किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी? वाई की। लेकिन जब समीसर की बात आती है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात आती है, जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन की हम बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होगा? डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा? एफ जेड। अब ये जो जेड वैल्यू रखी जानी है, जेड जो वैल्यू है वो किसी रेखा पे तो स्थित होती नहीं है। अभी अभी बताया था कि कहाँ होती है? तल या प्लेन में होती है। किस में होती है? तल या प्लेन में। जैसे आप कह सकते हो समीसर तल कह दो, या उसे हम आप क्या कह सकते हो? जेड तल भी कह सकते हैं। समीसर तल कह दो या क्या कह दें? जेड तल कह सकते हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात होगी, W इक्वल टू एफ जेड होगा, तो ये जेड के जो फंक्शन होगा, जेड के मान कहाँ से लेगा? समीसर तल या किससे लेगा? कॉम्प्लेक्स प्लेन से लेगा। अब जैसे ही कॉम्प्लेक्स प्लेन से वैल्यू रखेंगे इसके अंदर तो W की वैल्यू प्राप्त होंगी आपको। अरे किसकी वैल्यू मिलेंगी आपको? W की। तो पहली वैल्यू रखना शुरू किए थे, लास्ट तक वैल्यू रखी हमने, कई सारे पॉइंट आ गए। अब इन पॉइंट को मिलाएंगे तो ये पॉइंट जब मिलाएंगे तो कौन से पॉइंट को मिलाते हैं? प्रारंभिक और अंतिम पॉइंट को, या प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को। जब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को मिलाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आपको? कोई भी बहुभुजी चाप मिल सकता है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ये ऐसे भी जा सकता है। ये ऐसे भी तो पॉइंट आ सकते हैं कि हमने जेड की वैल्यू रखी, उसके अनुसार ये डब्ल्यू की वैल्यू आ रही है इस तरीके से। तो ये क्या हो गया? इसे क्या कहते हैं? बहुभुजी चाप। क्या कहते हैं इसे? पॉलीगन आर्क कहते हैं इसे। अब नॉर्मल जब पूछता है, एग्जाम में सवाल भी पूछा गया एक बार कि समीसर चर का पथ होता है, तो समीसर चर का पथ जो होगा वो अगर बहुभुजी चाप अगर ऑप्शन है तो फिर बहुभुजी चाप होगा। अब बहुभुजी चाप के अंदर बेटा कोई ज़रूरी नहीं है कि भुजा 5 ही हो, एक भुजा भी हो सकती है। तो एक भुजा हो जाएगी तो फिर क्या हो जाता है? सरल रेखा। तो पथ सरल रेखा भी हो सकता है। और पथ क्या हो सकता है? इस तरीके का पथ भी हो सकता है। तो क्या हो गया? ये वक्र या क्या हो गया? आर्क भी हो सकता है। तो समीसर चर का जो पथ होगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो पाथ होगा आपके पास, उसमें जो वैल्यू लेगा वो कहाँ से लेगा? समीसर तल से। अभी बताया था जेड पॉइंट कहाँ होगा। और जब वैल्यू लेगा, जब वैल्यू के ये बिंदु रखेंगे जेड के मान, तो कौन सी वैल्यू प्राप्त होंगी? डब्ल्यू की। जब डब्ल्यू के पॉइंट को जब ग्राफ में दिखाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? बहुभुजी चाप। अब अगर उस चाप में एक ही अगर भुजा है आपके पास तो वो क्या बन जाएगा? सरल रेखा बन जाएगा। तो करो, देखिए ये हेडिंग लगाओ, फिर लिखिएगा इसके अंदर। थ्योरेटिकल सवाल पूछ सकता है यहाँ से कि समीसर चर का पथ होता है, इस तरीके का सवाल बना है। ग्रेड इसमें नहीं पूछा, एमएससी एंट्रेंस वगैरह में पूछता है ये सवाल। लिखिएगा इसके अंदर, फलन एफ जेड समीसर चर राशि, फलन एफ जेड समीसर चर राशि, फलन एफ जेड समीसर चर राशि जेड के मान, फलन एफ जेड समीसर चर राशि जेड के मान, जेड तल या समीसर तल, जेड के मान जेड तल या समीसर तल, जेड तल या समीसर तल से ग्रहण करता है, जेड तल या समीसर तल से ग्रहण करता है, जेड तल या समीसर तल से ग्रहण करता है। अतः जेड का पथ प्रारंभिक तथा अंतिम, अतः जेड का पथ प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं को मिलाने वाला, अतः जेड का पथ प्रारंभिक तथा अंतिम, अतः जेड का पथ प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं को मिलाने वाला बहुभुजी चाप होगा, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं को मिलाने वाला बहुभुजी चाप होगा। For the function f z,
for the function fz, complex variable z for the function fz, complex variable z, consider the value for the function fz, complex variable z, consider the values from z plane, consider the values from z plane, so the path of z variable is a polygon arc, so the path of z variable is a polygon arc. आगे लिखिए, अतः यह पथ कोई सरल रेखा या वक्र हो सकता है, अतः यह पथ कोई सरल रेखा या वक्र हो सकता है, अतः यह पथ कोई सरल रेखा या वक्र हो सकता है, अतः यह पथ कोई सरल रेखा या वक्र हो सकता है. So this path is a straight line or any curve. So this path is a any straight line or curve. तो अगर ऑप्शन आता है आपके पास कि समीसर चर का पथ होगा, तो अगर ये लिखा हुआ है कि बहुभुजी चाप होगा, तो पहला ऑप्शन यही ठीक करना है. क्या होगा? बहुभुजी चाप. अगर पॉलीगन आर्क लिखा हुआ है तो आपको पॉलीगन आर्क ही ठीक करना है. पॉलीगन आर्क न लिख के आपको कह देगा कि सरल रेखा होगी, सरल रेखा होगा, या क्या होगा, कोई आपके पास वक्र होगा. तो सरल रेखा भी क्या होता है भाई, जिस चाप या आर्क में एक ही भुजा होगी तो उसे क्या कह देंगे? सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन. या क्या हो सकता है? कोई भी वक्र या कर्व हो सकता है. यहाँ तक ठीक है. अब आएगा इसके अंदर, ये तो देखो थ्योरी की बातें थी, बेसिक सी बातें थी कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होगा. एक वैल्यू देंगे तो एक ही आंसर मिलेगा तो उसे क्या कहेंगे? एक मानी. एक वैल्यू देंगे, दो आंसर आएंगे तो क्या कहेंगे? बहुमानी या मल्टी वैल्यूड फंक्शन. अब जो बेसिक कंसेप्ट आएगा उसमें ये शब्द काम में आएंगे. अब आपके पास सबसे पहला वर्ड हम सीखेंगे सीमा या लिमिट. लिमिट के बाद में हम क्या सीखेंगे? सातत्य या कंटिन्यूटी. सातत्य या कंटिन्यूटी के बाद क्या सीखेंगे? अवकलनीयता या डिफरेंशियबिलिटी. जब अवकलनीयता डिफरेंशियबिलिटी सीख जाएंगे तब जाके हम किस पे पहुंचेंगे? विश्लेषिक फलन, या किस पे पहुंचेंगे? एनालिटिक फंक्शन पे. ठीक है. तो ये काम अब हम करेंगे अगली क्लास में, ताकि तीनों पॉइंट एक साथ चलेंगे, क्योंकि सब में लिमिट काम आएगी. और फिर हम किस पे बढ़ेंगे? विश्लेषिक फलन पे. ठीक है. और किताब लेके आओ बेटा, है ना, बिना किताब के कुछ होगा नहीं.